साथियों, आज का विषय है खतौनी में खातों में सह खातेदार का क्या क्या अंश होगा उसका निर्धारण करना तथा खतौनी में उसे दर्ज करना। अंश निर्धारण कैसे होगा, क्या नियम है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 31(2) में यह व्यवस्था की गई है कि खतौनी के खातों में सह खातेदारों का अंश का निर्धारण किया विहित रीति द्वारा किया जाएगा। महत्वपूर्ण विषय है। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल। मेरा अनुरोध रहेगा मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यदि अब तक ना किया हो, और फॉलो करते रहें। आपको भूमि संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। साथियों, 31(2) में व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की गई है कि खातेदारों का जो सह खातेदार है उनका क्या क्या अंश होगा इसका निर्धारण विहित रीति से किया जाएगा। इस संबंध में नियमावली बनी। नियमावली के नियम 28(1) में व्यवस्था की गई कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सामान्य आदेश या विशेष आदेश से सभी कलेक्टर को ये निर्देश देगा कि वह विहित रीति से खतौनी के खातों में सभी सह खातेदारों के अंश निर्धारित करवाकर भू अभिलेखों में दर्ज करेगा। यह आदेश देने का नियम 28(1) बनाया गया और फिर ये कहा गया 28(2) में कि इस आदेश होने के बाद कलेक्टर इस कार्य को अपने जनपद में कराएगा। इसके तहत क्या हुआ? राजस्व परिषद ने 15 मई 2017 को इस नियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक आदेश सभी कलेक्टरों को खतौनी के खातों में सह खातेदारों के अंशों के निर्धारण के लिए जारी किया। फिर कुछ अपेक्षाएं थी, परीक्षाएं थी, उसको देखते हुए 2 जून 17 को एक विस्तृत आदेश जारी किया जिसमें समय तालिका भी दी और साथ साथ जो संकलन के प्रपत्र थे वो भी निर्धारित कर दिए। और इस विस्तृत आदेश जो 2 जून 2017 को जारी हुआ उसके क्रम में खतौनी के खातों में सह खातेदारों के अंशों के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में 1,06,413 गांव हैं। कुल घाटा है 7,64,30,836 और अब तक अधिकांश घाटों का खातों का अंश निर्धारण हो चुका है। 1,72,91,375 घाटे अभी अवशेष है। कुल मिलाकर के 76.42% अंश निर्धारण का कार्य पूरे प्रदेश में राजस्व परिषद के नियंत्रण में सभी जिलाधिकारियों ने अथक परिश्रम करके कर लिया है। लेकिन कुछ घाटे विवादित हैं, कुछ और समस्याएं हैं, उन घाटों का शेष है जिनका कार्य अभी चल रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अंश निर्धारण में हमीरपुर ने 99.26%, महोबा ने 99.13% और मुरादाबाद ने 97.58% कार्य पूरा करके उल्लेखनीय और सबसे अच्छा काम किया है। साथियों, आप जानते हो खतौनी में पहले 14 कॉलम होते थे। 2020 में संशोधन के द्वारा इन कॉलमों की संख्या बढ़ा करके अब 19 कर दी गई है। इस खतौनी के कॉलम जो बढ़े उसमें कॉलम नंबर 7 और 8 ये रखा गया कि इसमें जो सह खातेदार होंगे उनके अंश लिखे जाएंगे। कॉलम नंबर 7 में हिस्सा क्या है ये लिखा जाएगा और कॉलम नंबर 8 में लिखा जाएगा कि उस हिस्सा जो उसका है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये खतौनी में कॉलम बढ़ा गए। अब इन कॉलम में ये अंश निर्धारित करके लिखे जाने। आगे हम चर्चा करते हैं कि खतौनी के खाते में सह खातेदारों का अंश का निर्धारण होगा कैसे। ये कार्य लेखपाल द्वारा ग्राम राजस्व समिति और सह खातेदारों से परामर्श करके प्रारंभिक तौर पे सभी सह खातेदारों का प्रारंभिक अंश निर्धारण, हिस्सा निर्धारण किया जाएगा। ये जो प्रारंभिक हिस्सा निर्धारण करेगा, कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो देखेगा कि जोत जो है वो क्या पैतृक है। पैतृक है मतलब उत्तराधिकार से मिली है
अगर उत्तराधिकार से मिली है तो उसमें उत्तराधिकार के नियम वंश वृक्ष के अनुसार वो तय करेगा अंश। अब दूसरा देखेगा अगर ये पैतृक नहीं है, क्या अर्जित है या अन्य तरीकों से प्राप्त हुई है, तो वह अर्जन जैसे उसने बैनामे से खरीदी हो या उसे वसीयत से मिली हो या उसे किसी ने भेंट किया हो, गिफ्ट में मिली हो, अगर इस तरह मिली है तो उस अभिलेख में जो अंकित है उसके आधार पर उसका अंश निर्धारित किया जाएगा। तीसरा यह है कि अगर जमीन के संबंध में कोई न्यायालय का निर्णय हो गया है और उसने कोई हिस्सा तय किया है तो उस न्यायालय द्वारा तय किए गए हिस्से के अनुसार ही उसका प्रारंभिक अंश निर्धारण होगा। इस तरह 3 तरह की प्रक्रिया हो गई, एक तो पैतृक, दूसरा वसीयत या अर्जन से, और तीसरा किसी न्यायालय के आदेश से अगर हिस्सा तय है। तो 3 तरह की प्रक्रियाओं के आधार पर प्रारंभिक अंश का निर्धारण लेखपाल करेगा। और लेखपाल इस निर्धारण करने के बाद क्या करेगा? एक नोटिस प्रपत्र 8 में जारी करेगा। आरसी प्रपत्र 8, रेवेन्यू कोड प्रपत्र 8 में एक नोटिस जारी करेगा सहखातेदारों का, उनका नाम, पता, मोहल्ला, गांव सब लिखते हुए, खाता नंबर, उसका रकबा लिखते हुए ये बताएगा कि आपका फला खाते में फला घाटे पर इतना अंश निर्धारित किया है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप 15 दिन में अपनी आपत्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नोटिस देने का काम लेखपाल करेगा। 15 दिन में अगर कोई पक्ष अपनी आपत्ति सहखातेदार नहीं देता है और वह सहमत है जो हिस्सा बनाया गया प्रारंभिक तौर पे, तो कानून गो को रिपोर्ट लेखपाल प्रस्तुत कर देगा और कानून गो सबकी सहमति है अगर उन खातेदारों की हिस्सों पे, तो अपना एक आदेश पारित कर देगा। और यह जो आदेश कानून गो पारित करेगा यह खतौनी के कॉलम नंबर 7 और 8 में तदनुसार हिस्सा दर्ज हो जाएगा। एक स्थिति ये हो सकती है कि आपत्ति किसी को हो तो वह आपत्ति जब दाखिल करेगा तो उसकी सुनवाई कानून गो करेगा, राजस्व निरीक्षक करेगा। राजस्व निरीक्षक सुनवाई के लिए राजस्व ग्राम समिति जो बनी है, ग्राम की राजस्व समिति बनी है, उसका भी सहयोग लेगा, सभी सहखातेदारों को बैठाएगा, सुलह समझौता कराएगा। तो अगर सुलह समझौता और सहखातेदारों की सहमति बना लेता है तो वो एक आदेश उस आपत्ति का निराकरण करते हुए पारित कर देगा। और ये आदेश जो पारित करेगा इसके अनुसार हिस्से और उस हिस्से का क्षेत्रफल कॉलम नंबर 7 और 8 खतौनी का जो है उसमें दर्ज हो जाएगा। मान लीजिए समझौता कराने में, सुलह कराने में, हिस्सा तय करने में कानून गो राजस्व निरीक्षक सफल नहीं होता है तो उन आपत्तियों को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को प्रेषित कर देगा। उप जिलाधिकारी सभी पक्षों को नोटिस जारी करके सुनवाई करेंगे। सुनवाई के पश्चात अपना एक आदेश पारित करेंगे और ये आदेश के अनुसार हिस्से और हिस्से का क्षेत्रफल खतौनी के कॉलम नंबर 7 और 8 में दर्ज है। इस प्रकार आपने देखा कि अंशों का निर्धारण हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता कि ये अंश जो बनाए गए इससे किसी पक्ष को आपत्ति हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, तो क्या होगा? तो अगर कोई संतुष्ट नहीं है एसडीएम के आदेश से, कानून गो के आदेश से, तो उसके पास अधिकार है कि वह सक्षम न्यायालय में घोषणा, अपने अंशों की, अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद दायर कर दे। सक्षम न्यायालय क्या होगा? उप जिलाधिकारी का न्यायालय। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में धारा 31(2) और इस नियम 28 के 9 उपनियम के तहत वो अपनी बात को दायर कर देगा और उप जिलाधिकारी उसको घोषणात्मक बात की तरह सुनवाई करके उसमें फिर विनिश्चय करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी अंश के निर्धारण से। इस अंश निर्धारण पहले खतौनी जो बनती थी उसमें नहीं होता था। इसको करने से क्या फ़ायदा होगा? इसके करने से पहला तो फ़ायदा किसान को होगा कि उसको जो हर साल अपने साधन सहकारी समिति से, बैंक से ब्याज ऋण लेने के लिए, सोसाइटी से खाद बीज लेने के लिए अपना हिस्सा प्रपत्र बनवाना पड़ता था, उसमें उसको बड़ी परेशानी होती थी। अब उसको कोई परेशानी नहीं, उसका हिस्सा खतौनी में लिखा है तो हिस्सा प्रपत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी किसान भाई को। दूसरा क्या होगा कि जो कभी कभी कोई अपना हिस्सा ज़्यादा बता करके ज़मीन को बेच देता था, फिर दूसरे सहखातेदार परेशान होते थे, अनावश्यक मुकदमेबाजी होती थी, धोखाधड़ी
होती थी, तो उस धोखाधड़ी से अब बच जाएगा, क्योंकि हिस्सा खतौनी में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए कोई ज़्यादा ना बेच पाएगा, खरीदार को पता है कि इनका हिस्सा इतना है, और ना बेचने वाला विक्रय करने वाला बता पाएगा उसका हिस्सा इतना है, जो लिखा है वही हिस्सा है। तो ये धोखाधड़ी से बचेगा। अब जो रियल टाइम खतौनी बन रही है उसमें पहले खतौनी होती थी, एक खाता होता था और उसके जितने गाटे होते थे सबका उसमें विवरण होता था। अब रियल टाइम खतौनी में एक गाटा एक खाता, मतलब अगर आपके पास 5 गाटे तो आपके 5 खाते होंगे और पांचों में आपका हिस्सा लिखा होगा। तो ये रियल टाइम खतौनी बन जाने से धोखाधड़ी में बचाव होगा। तो जैसे इधर आदेश पारित होगा वैसे उसका खाता अलग बन करके एक हिसाब बन जाएगा, धोखाधड़ी कम हो जाएगी। तो ये फायदे और नुकसान हैं, और बहुत मोटी मोटी जानकारी आपको मैंने दी है। आप अगर अपने अपने खेतों के अंशों को अपनी खतौनी में देख लीजिए। अगर आपको अभी भी लगता है कोई त्रुटि है तो आप जैसा मैंने ऊपर बताया उसके अनुसार आप अपने सक्षम न्यायालय में जा करके अपनी घोषणात्मक बात दायर करके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार पुनः धन्यवाद। जो लोग हमसे लगातार जुड़े हैं उनका आभार, और जो लोग नहीं जुड़े हैं मैं उनसे विनती करूंगा सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, और जुड़े हुए लोगों से अनुरोध करूंगा इसको गांव के हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे उन्हें मोटी मोटी जानकारी इस विषय पर हो जाए। मैं भूमि संबंधी जितने विषय हैं उन पर लगातार वीडियो बनाकर आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा। और एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।